आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th हिस्ट्री यानी इतिहास आप सभी बच्चों को देखिए टर्म 2 में देखिए मॉडल सेट के बाहर भी कुछ सवाल आने वाले हैं। आपने टर्म 1 के एग्जामिनेशन में भी देखा होगा, तो देखिए वो सवाल आपके सिलेबस से आएंगे। वही सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ सवाल करवा रहा हूँ जो आपको इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप सभी बच्चे इन सवालों को मार्क करते चलिए, लिखते चलिए कॉपी में और याद करते चलिएगा, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको ये पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में न्यू आया तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी अगला वीडियो आएगा हमारा तो नोटिफिकेशन आपको ताकि मिल जाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बेसिक जानकारी आपको मालूम ही होगी कि 19 क्वेश्चन आने वाले हैं आपको, ठीक है। 1 से 7 तक वेरी शॉर्ट आंसर है जिनमें 5 बनाना है। फिर 8 से 14 तक क्या है शॉर्ट आंसर जिसमें टोटल 7 सवाल है, फिर 5 बनाना है। एक सवाल के लिए आपको वेरी शॉर्ट में ये आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं और जो शॉर्ट आंसर टाइप है उसमें टोटल एक सवाल पे 3 नंबर 15 मार्क्स मिलने हैं। और जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उसमें याद है कि 150 शब्दों में आपको क्या करना, लिखना है इसका जवाब, ठीक है। तो आइए हम एक एक करके सभी सवालों को मैं आपको बताता हूँ कि कौन से वो सवाल है जो आपकी परीक्षा में आएंगे। देखिए पहला है गिलगमिश महाकाव्य का विषय वस्तु क्या है। तो देखिए गिलगमिश ये सवाल आप लोग छोड़ दीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ ये नहीं आने वाला। लेकिन ये नंबर पता है किसमें 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है और बहुत रेयर केस में है कि ये भिड़ सकता है, पहले इसलिए आपको बता दिया जा रहा है। देखिए फिर आप लोग बोलिएगा सर ये क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं आपको पहले इसलिए हिंट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है, पता है कि इसका पॉसिबिलिटी 50-50 चांसेस पे है, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये सवाल करवा रहा हूँ। तो गिलगमिश मेसोपोटामिया के उरुक नगर शासक था, वो महान विजेता था किंतु अपने मित्र की मृत्यु के बाद वो राज्य छोड़कर अमृतत्व की खोज में निकल पड़ा। निराश होकर वो अपने नगर क्या उरुक में आ गया था, ठीक है। अब देखिए क्यों सवाल मैंने दिया मैं बता देता हूँ। क्योंकि क्लास 12th के एग्जाम में भी पता 1-2 सवाल देखा गया था 8 सेक्शन में कि जो टर्म 1 के ऑब्जेक्टिव से उठ के आए थे, इसलिए मैं आपको ये सवाल बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी जिस बच्चे को नहीं करना वो मत करिए। और ये सवाल तो 2 नंबर वाला एकदम करके जाना है। पुनः जागरण कालीन वाला एकदम आने वाला है। पुनः जागरण कालीन चित्रकार के नाम एवं उनकी कृतियों के नाम। तो देखिए पुनः जागरण काल के सबसे प्रमुख चित्रकार कौन थे, लियोनार्डो दा विंची। मैंने आपको बताया था मॉडल सेट में भी इसके सवाल कुछ आए थे। उन्होंने मोनालिसा और द लास्ट सुपर चित्रों की रचना की। माइकल एंजेलो से एक प्रसिद्ध चित्रकार थे जिन्होंने दी पाइप नाग चित्रकिका की रचना की थी। और अभी आपको मालूम होगा कि फिर से जो हमारी मोनालिसा जो चित्र है वो एक बार फिर से क्या हुआ था, वायरल हुआ था, क्योंकि एक आदमी ने क्या किया था उसके ऊपर कुछ आइसक्रीम लगा दिया था, ठीक है। आप जाके पढ़ सकते हैं, ये सारी की सारी न्यूज़ जो है आप इंडियन एक्सप्रेस पे पढ़ सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स पे ये दिया हुआ था, ठीक है। ये मोनालिसा के बारे में, वहाँ पर लियोनार्डो दा विंची के बारे में पूरी घटना बताई हुई है कि क्या क्या हुआ था, किस कारण उन्होंने ये चित्र जो बनाया था, ठीक है। अगला है देखिए यहाँ पर क्वेश्चन छूट गया थोड़ा सा, इनका कर लीजिएगा। इनका संस्कृति के बारे में बताइए, ये सवाल भी आया हुआ आपका, तो याद रखिएगा इनका संस्कृति का केंद्र दक्षिण अमेरिका में पेरू था। प्रथम इनका शासक मेको ने 12वीं शताब्दी में कुजुको अपना राजधानी बनाया। इनका संस्कृति का प्रशासनिक भाषा क्वेचुआ था। इनकी जो आर्थिक आधार कृषि था, वे मक्का और आलू उगाते थे। स्पेन के आक्रमण से इनकाओं की संस्कृति क्या हो बिखर गई, ठीक है। और ये सवाल ये 4 नंबर, माओ त्से तुंग के सिद्धांत क्या थे। तो देखिए माओ त्से कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक नेता थे। कुलमितांग को परास्त कर उनके नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने चीन में सत्ता प्राप्त की। माओ सर्वहारा वर्ग की सत्र अपना सिद्धांत रखे, कृषक परिषद बनाए एवं चीन की सैनिक शक्ति को मजबूत किए, ठीक है। ये कुछ उनके सिद्धांत है। फिर औद्योगिक क्रांति में लोहा और कोयला, देखिए औद्योगिक क्रांति वाला सवाल मॉडल सेट से आया हुआ है। इसमें देखिए लोहा और कोयला की क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी हम बताना है। तो देखिए लोहा और कोयला की प्रचुरता के कारण ही सर्वप्रथम ब्रिटेन में क्या हुई, औद्योगिक क्रांति हुई थी। सन 1709 ईस्वी में इंग्लैंड में धमन भट्टी का आविष्कार हुआ। तत्पश्चात ढलवा लोहा से पिटवा लोहा, आपने पढ़ा होगा ये सवाल कि लोहा के बेहतर कोयला ईंधन के मुख्य भूमिका जो है क्या किया, वो रोल निभाया, ठीक है। अगला सवाल हमसे पूछा जाएगा कि रोमन साम्राज्य ने चांदी में मुद्रा डालना क्यों बंद किया। तो देखिए इसका सर्वप्रथम कारण ये बताया जाता है कि स्पेन के खानों को चांदी मिलनी बंद हो गई। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो सरकार के पास चांदी की मुद्रा के प्रचलन के लिए पर्याप्त चांदी तो रह नहीं गई थी, इसलिए आप सोने पर नहीं आधारित मुद्रा प्रणाली को क्या किया गया, स्थापित किया गया था, ठीक है। ये बातें लिखी हुई है। शहरीकरण, देखिए शहरीकरण की क्या 2 विशेषताएं हमें ये बतानी है। तो शहरीकरण के कारण कोई भी अर्थव्यवस्था खाद्य उत्पादन के बजाय व्यापार विनिमय तथा सेवाओं के रूप में विस्तृत हो जाती है। शहरीकरण में सामाजिक संगठन पाया जाता है, व्यापारिक लेन देन का काम लिखित रूप में होता है, श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण शहरीकरण की क्या होती है, विशेषता होती है। फिर अगला सवाल हमारा औद्योगिकरण। देखिए ये सवाल में इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि औद्योगिकरण के लिए कौन सी परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल है। तो देखिए किसी भी देश में औद्योगिकरण के लिए कुछ परिस्थितियाँ होती है, जैसे
पूंजी देश में पूंजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। खनिज संपत्ति जैसे देश में लोहा हो गया, कोयला हो गया, ये प्रचुर मात्रा में क्या होने चाहिए, उपलब्ध होने चाहिए। फिर कच्चा माल, देश में कच्चा माल जैसे कपास हो गया, हमारा कॉटन हो गया, जूट हो गया, गन्ना हो गया, ये भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। फिर बाजार या मंडियाँ, कारखाने में बने हुए माल की बिक्री के लिए देशी एवं विदेश में क्या होनी चाहिए, मंडियाँ होनी चाहिए। अगला, शक्ति के साधन, बिजली, पेट्रोल एवं कोयला आदि शक्ति के साधनों की कमी भी नहीं होनी चाहिए। यातायात के साधन में पक्की सड़कें, रेल, जहाज, ये सारी के सारे सुख सुविधा होनी चाहिए। तभी देखिए औद्योगिकरण जो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होते हैं, कह सकते हैं फेवरेबल कंडीशन होता है जिसमें औद्योगिकरण क्या कर डेवलप करता है। फिर अगला सवाल है हमारा, औद्योगिक क्रांति के सामाजिक प्रभाव देखिए क्या थे। तो देखिए यहाँ पर बताया होगा सामाजिक प्रभाव है कि छोटे कारीगरों का मजदूर बनना, मशीनों से माल शीघ्र, सस्ता तथा अधिक मात्रा में बनने लगा था। इससे क्या हुआ, हाथ से बने माल की जो मांग नहीं रही, अतः छोटे छोटे कारीगर भी कारखाने में मजदूर बन गए। ठीक है। फिर मजदूरों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, मजदूरों ने कारखाने के आसपास झोपड़ियाँ बना ली थी। इससे कारखानों के पास मजदूरों को कोई कहीं बसते भी नहीं। बिना योजना के बिना गंदे और तंग स्थानों में से अधिक लोग से बसने का उनकी सेहत पर क्या हो, बुरा प्रभाव पड़ने लगा। फिर स्त्रियां और बच्चों का क्या होने लगा, शोषण होने लगा। अधिक कारखाने स्थापित हो जाने से मजदूरों की मांग बढ़ रही थी, इसलिए स्त्रियां बच्चों को कारखानों में नौकर रखा जाना। इन्होंने 15-15 सोच प्रतिदिन 15 घंटा काम कराया। इसकी उनकी सेहत पर भी क्या हो, बुरा असर पड़ने लगा। फिर है, दो नए वर्गों का क्या हो, उदय हुआ। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में नए वर्गों का जन्म हुआ। वे थे पूंजीपति वर्ग के लोग और एक थे मजदूर वर्ग। ठीक है। और जो उद्योगपति अधिक से अधिक लाभ कमाने के इच्छुक थे, वहीं पर मजदूरों का वेतन पहली की अपेक्षा कम होता जा रहा था, क्योंकि मजदूर अधिक मिल रहे थे जबकि उनको काम क्या हो रहा था, कम, क्योंकि सारे के सारे काम जो चल रहे थे वो मशीन के द्वारा चल रहे थे। इसलिए मजदूरों का दिमाग, जो मजदूरों डिमांड था वो क्या था, घट गया था। ठीक है। अगला सवाल हमसे पूछा हुआ है कि धर्म सुधार आंदोलन। देखिए ये सवाल आपके आने वाला एथिक्स में भी आता है, यूपीएससी के टर्म में आपको अगर मालूम होगा तो यहाँ से धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख प्रभाव क्या थे। तो देखिए ईसाई धर्म जो था वो दो भागों में बंट गया था, एक रोम कैथलिक और एक प्रोटेस्टेंट, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। पुराने विचारों को मानने वाले को क्या कहते हैं, रोमन कैथलिक, और जो नई विचारधारा है, जो हमारी नई जनरेशन है, उसे प्रोटेस्टेंट कहा जाने लगा। लोगों में भ्रष्ट, दुराचारी और विलासी पादरियों से छुटकारा मिल गया। वे चर्चों द्वारा दी जाने वाले बेईमानी और लूट से क्या हो, बच गए थे। ठीक है। यूरोप के बहुत से देशों में रोम के पोप से अपने संबंध तोड़ लिए और अपने देश में स्वतंत्र चर्च स्थापित किए। आपको पोप के बारे में भी पता होगा कि पोप होता क्या है। रोम में जो जीसस क्राइस्ट के सामने जो कह सकते हैं बच्चों, जो फादर थे, उन्हें पोप कहा जाता है। ठीक है, मोस्टली जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो धर्म सुधार आंदोलन क्या इफेक्ट हुए, ये यहाँ पर इस सवाल में बोला हुआ है कि जो ईसाई धर्म था मोस्टली दो भाग में बढ़ गया, एक रोम कैथलिक और एक प्रोटेस्टेंट, ये दो भाग में बढ़ गया। अब देखिए नई विचारधारा, पुरानी विचारधारा जब भी सामने आएगी तो सीधा बात है कि आपने देखा भी होगा, ये विचारधारा क्या होती है, पुरानी विचारधारा को हमेशा पराजित कर देती है, और जो नई विचारधारा रहती है वो हमेशा कह सकते हैं आगे रहती है, क्योंकि ये क्या रहती है, वो फैक्ट पे डिपेंड करती है या फिर तथ्य पे क्या विश्वास करती है। जबकि पुरानी जो विचारधारा थी वो विश्वास पे या फिर पुरानी जो हमारी विचारधारा चलती है उसको मानते हुए चलती है। इसलिए देखिए ये जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ, इसके कुछ इफेक्ट अच्छे खासे कि इसमें धर्म में सुधार तो हुआ ही हुआ, साथ में लोगों के भी जो विश्वास थे वो भी क्या हुआ, बदलने लगे एज पर एज हमारा जो नया जनरेशन का कह सकते हैं बच्चों, जो उनका थॉट था। ठीक है। तो ये आपको आज की इस वीडियो में मैंने क्लास 11th हिस्ट्री टर्म 2 का देखिए टोटल अभी 10 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो से करा दिए। अगले वीडियो में जो 9 क्वेश्चन बाकी रहे वो मैं आपको करवा दूंगा, ताकि आपको एग्जाम से पहले जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए सिर्फ 19 ही क्वेश्चन तो आने वाले हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। मॉडल सेट में से कुछ सवाल आएगा, कुछ जो सवाल आएंगे हमारे वो मॉडल सेट से बाहर आएंगे। वही सवाल देखिए मैं आपको एग्जाम से पहले वो सारा का सारा एग्जाम के लास्ट दिन तक करवा दूंगा, उसके निश्चिंत रहिए, आपको एक भी सवाल इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। आप लोग को बस थोड़ा सा सब्र करके रखना है और चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट करना है, ताकि आप सभी बच्चे सपोर्ट करें तभी मुझे भी लगेगा कि आप बच्चे सपोर्ट करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे भी मेहनत करनी चाहिए इस वीडियो पे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सही बच्चे ही शेयर करिएगा तो ही, देखिए सीधा बात है, आप ही लोग को फायदा है इससे। ओवरऑल अगर आप देखने जाइएगा, क्योंकि आज आपका क्लास 11th है, क्लास 12th इसी साल होने वाला है, टर्म 1 टर्म 2 टर्म 1 नवंबर होने वाला है, तो उसके लिए भी आप लोगों को रेडी पहले से ही कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए।